हेलो जय हिंद बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड में गॉस लॉ के बारे में। तो चलिए उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये एक स्फीयर है, एक स्फेरिकल सरफेस है जिसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है +q एंड इसका जो रेडियस है वो रेडियस है r। एक ये स्फीयर है, इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है q, इसका रेडियस r है। तो आपको बताना है फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। इस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास होगा आपको वो बताना है। ठीक है जी। चलिए अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ऐसे केस में हम ये करेंगे कि हम इस पूरी सरफेस को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर देंगे। पूरी सरफेस को क्या करेंगे? इस पूरी सरफेस को हम छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इन छोटे छोटे एरिया से हम फ्लक्स फाइंड करेंगे और इन छोटे छोटे एरिया को क्या कर देंगे? फिर इन्हें ऐड कर देंगे। अच्छा, अगर मैं देखता हूं ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकलेंगी, बाहर जाती हुई। ठीक है जी, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कि एक पॉइंट चार्ज है, ये डिस्टेंस r है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बोलोगे? आप बोलोगे KQ/r। ठीक है जी। इस पॉइंट पर +q चार्ज है, डिस्टेंस r है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बोलेंगे? KQ/r। पॉइंट चार्ज q है, डिस्टेंस r है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बोलेंगे? KQ/r। पॉजिटिव चार्ज है, हर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से सरफेस से बाहर जाते हुए हमें मिलेगा। अच्छा, ये जो हमने सरफेस बनाई है छोटी छोटी, इनका छोटा सा एरिया होगा जिसको हम लिख देंगे dA वेक्टर। और ये जो dA वेक्टर है ये भी किधर की तरफ होगा? नॉर्मल टू द सरफेस, क्योंकि क्लोज सरफेस है तो सरफेस से बाहर जाते हुए। यहाँ पर भी ये छोटा सा एरिया dA वेक्टर, यहाँ पर भी ये छोटा सा एरिया dA वेक्टर। तीनों केसेस में एक बात देखो, तीनों केसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और जो एरिया वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी हर पॉइंट पर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अगर मैं नेट फ्लक्स लिखना चाह रहा हूं इस स्फेरिकल सरफेस से पास होने वाला, तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल E.dA। इस चीज का मतलब समझ गए? मुझे अगर नेट फ्लक्स लिखना है तो मैं क्या करूंगा? मैं इस छोटी सी सरफेस का फ्लक्स निकालूंगा। इस छोटी सी सरफेस से फ्लक्स कितना होगा? E.dA। अब ये छोटे 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 बहुत सारे सरफेस है, इन सबको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये गोला मैंने क्यों बनाया है? ये गोला मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैं पूरा सरफेस, पूरे क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, पूरे क्लोज सरफेस का एरिया ऐड कर रहा हूं। तो यहां पर इस गोले का मतलब ही होता है क्लोज्ड इंटीग्रल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्लोज्ड इंटीग्रल, मतलब पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। तो यहां पर वैल्यू लगा दो। अगर मैं एंगल देखूं तो यहां पर एंगल कितना बन रहा है? दोनों के बीच में 0 डिग्री है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है? ये बन रहा है 0 डिग्री। तो मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पर मैं लिखूंगा इंटीग्रल E.dA cos 0 डिग्री। अच्छा, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? cos 0 डिग्री हो गया 1। तो यहां से क्या लिखेंगे? फाई नेट इक्वल्स टू E बाहर आ गया, ये इंटीग्रल dA, क्लोज इंटीग्रल dA। मतलब क्लोज इंटीग्रल dA का मतलब क्या हो गया? कि इस सरफेस के जो स्फेरिकल सरफेस, ये एक स्फेयर है, स्फेयर के छोटे 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 पार्ट ऐड कर दो। जब छोटे छोटे पार्ट्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया आ जाएगा। हमने यहां पर स्फीयर लिया है तो किसका एरिया आ जाएगा? स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और कितना होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? ये होता है 4πr²। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे इसकी जगह? हम यहां पर लिखेंगे फाई नेट इक्वल्स टू E इंटू 4πr²। ठीक है जी। और इस पॉइंट चार्ज की वजह से हर जगह पर r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ये हो जाएगा KQ/r² इंटू 4πr²। अब ये r² से r² कैंसिल हो गया। k की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम k की जगह लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू 4π। 4π से 4π भी कैंसिल हो गया, तो फाई नेट कितना आ गया? नेट फ्लक्स हो गया, ये q हमने स्मॉल q लिया है, ये q, ये q, सो ये कितना बन गया? इट इज q/ε0।
तो यहां पर एक चीज देखो, जो नेट फ्लक्स इस क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस से पास हो रहा है, ये कैसा है? इट इज इंडिपेंडेंट। इट इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। इसमें कहीं पर भी रेडियस नहीं आ रहा है। क्लियर है बात? जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया फाइनेट यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ये आया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब जो फ्लक्स है उसमें रेडियस का कहीं जिक्र ही नहीं है। जब रेडियस का कहीं जिक्र ही नहीं है तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस है, मतलब वो रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा। अब एक चीज देखो, अगर ये रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा तो अगर मैं स्फीयर अंदर बनाऊं या फिर मैं इससे बड़ी रेडियस का स्फीयर बनाता हूं तो फ्लक्स क्या रहेगा? फ्लक्स दोनों सरफेस से सेम रहेगा। अगर मैं एक छोटा रेडियस का सरफेस बनाता हूं जो कि इससे अंदर आ गया, ये वन सरफेस, या फिर मैं बड़े रेडियस का सरफेस बनाता हूं तो दोनों ही केसेस में फ्लक्स क्या रहेगा? सेम रहेगा। और वैसे भी हम फ्लक्स जानते हैं, फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। अब इस चार्ज में से अगर यहां से टोटल 8 फील्ड लाइंस निकली तो इस सरफेस 1 से भी 8 फील्ड लाइंस पास होंगी, ये जो ओरिजिनल सरफेस है इससे भी 8 ही पास होंगी, और जो ये बड़ा वाला सरफेस है इससे भी कितनी फील्ड लाइंस पास होंगी? इससे भी 8 फील्ड लाइंस ही पास होंगी। मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चार्ज की वजह से है वो इस सरफेस के रेडियस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा। चाहे कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी रेडियस का सरफेस आप ले लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगा? सेम रहेगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज देखो, अब अगर ये फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, ये रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा तो एक चीज देखो, अगर मैं सरफेस चेंज कर दूं, मैं इस तरीके से ये कोई रैंडम सरफेस बना देता हूं बट क्लोज्ड, रैंडम है बट क्लोज्ड होना चाहिए, चार्ज को पूरे तरीके से कवर करना चाहिए, कोई रैंडम शेप मैंने ले लिया। तो इस रैंडम शेप से भी आप देखोगे कितनी फील्ड लाइंस पास होंगी? 8 ही पास होंगी। कितनी फील्ड लाइंस पास होंगी? 8 ही पास होंगी। आप इसको कहो कि साहब ऐसा कर दो, इसको क्यूब के अंदर बंद कर दो। अब अगर हम क्यूब के अंदर भी बंद कर देते हैं इसको, तब भी कितनी फील्ड लाइंस पास होंगी? 8 ही पास हो रही हैं। अगर मैं इसको एक कोन के अंदर बंद कर देता हूं तब भी कितनी पास होंगी? 8 ही पास होंगी। मतलब ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो इसके शेप पर भी डिपेंड नहीं कर रहा। तो किस बात पर डिपेंड कर रहा है? वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज कितना आ रहा है। तो आपको याद क्या रखना है? कि आपको याद रखना है, पहली बात तो इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस है। तो यहां पर आप एक चीज लिख लेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस do not depend on its shape and size. It only depend on the charge closed in it. कि भाई इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना आ रहा है उस बात पर डिपेंड करेगा, उसके शेप या उसके साइज पर डिपेंड नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है बात? अच्छा जी, अगर चार्ज हम बाहर रख लेते, अगर हम चार्ज को इस क्लोज्ड सरफेस के बाहर रख लेते, मान लो यहां पर होता है ये चार्ज, अगर हमने अंदर लिया तो फ्लक्स इतना आ गया। अगर मैं इस चार्ज को बाहर रख लूं भाई साहब, अगर मैं इस चार्ज को बाहर रख देता हूं तो देखो क्या हो रहा है, इससे फील्ड लाइंस निकल रही है, इस तरीके से जा रही है, ऐसे गई, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई। मतलब एक चीज देखो, जितनी फील्ड लाइन इसमें एंटर कर रही है उतनी ही बाहर निकल रही है। इस बाहर वाले चार्ज की वजह से अगर मैं देख रहा हूं, इस क्लोज्ड सरफेस से जितनी फील्ड लाइंस एंटर करी हैं उधर उतनी ही बाहर निकली हैं। तो जितनी फील्ड लाइंस एंटर करती हैं अगर उतनी ही बाहर निकल जाए तो हम क्या बोलते हैं कि इस क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स कितना पास हुआ? 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस is 0 if charge lies outside the surface.
आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस। अगर चार्ज क्लोज्ड सरफेस के बाहर लाई कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। अगर चार्ज सरफेस के अंदर लाई कर रहा है तो इस बात पर डिपेंड ही नहीं करेगा कि सरफेस का शेप कैसा है, सरफेस का साइज कैसा है, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करे इलेक्ट्रिक फील्ड कि उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज कितना आ रहा है। क्लियर है बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर जैसे मान लो कि हमने एक क्लोज सरफेस ले लिया है ना, मान लो एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके ऊपर। कि मान लो जैसे ये एक चार्ज है, ये है एक चार्ज हमने ले लिया प्लस Q1, एक ये चार्ज है प्लस Q2, एक ये चार्ज है प्लस Q3 एंड एक ये चार्ज है प्लस Q4। दो चार्ज इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर आ रहे हैं, ये अपना क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है। इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर दो चार्जेस आ रहे हैं Q1 एंड Q2 और इसके बाहर दो चार्जेस आ रहे हैं Q3 एंड Q4, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, अगर मैं पूछता हूं इस सरफेस, इस क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स किसकी वजह से, Q1 की वजह से। क्या पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं आपसे फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस ड्यू टू चार्ज Q1 की वजह से कितना फ्लक्स होगा। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे φ1, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे φ1। तो φ1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे φ1 इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल E1 डॉट डी वेक्टर, ठीक है जी। और क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने पीछे देखा, अभी हमने इससे पहले यही बात इसीलिए तो करी थी, उसमें हमने क्या जाना था कि अगर मैं इन तीनों को छोड़ देता हूं, अभी मैं सिर्फ इस वन की वजह से बात कर रहा हूं, इस वन की वजह से इस सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना पास हुआ, तो हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करें, क्लोज इंटीग्रल कर रहे हैं, छोटा सा एक एरिया देख रहे हैं, उसके थ्रू Q1 की वजह से फ्लक्स देख रहे हैं, तो उससे हमने क्या करा, उसका पूरा इंटीग्रल कर दिया तो पूरी सरफेस का फ्लक्स आ गया। और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट के। अभी हमने देखा कि जो फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला, वो उसके अंदर लाई करने वाले चार्ज की वजह से होता है, बाहर वाले की वजह से होता नहीं। तो Q1 की वजह से कितना हो गया, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ Q1 की बात कर रहा हूं, बाकी और की बात नहीं कर रहा। तो Q1 की वजह से कितना होगा, सिर्फ Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही अगर मैं 2 की वजह से बात करूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ड्यू टू चार्ज Q2 की वजह से क्या लिखोगे, तो φ2 इसका फ्लक्स हो गया। कैसे लिखे, क्लोज्ड इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से E2 वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ठीक है, इक्वल्स टू चार्ज कौन सा ले रहे हैं हम, Q2, तो Q2 की वजह से कितना होगा, Q2 बाय एप्सिलॉन। सिमिलरली ऐसे ही मैं लिखता हूं थर्ड वाले चार्ज की वजह से फ्लक्स थ्रू द सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। सो क्या लिखूंगा मैं, क्लोज्ड इंटीग्रल E3 डॉट dA वेक्टर। और यहां पर अब ये चार्ज कहां है, ये चार्ज लाइक कर रहा है आउटसाइड द क्लोज सरफेस, तो इसकी वजह से इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, इट विल बी 0। क्यों 0, सिंस Q3 लाइज आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड क्लोज्ड सरफेस। जो Q3 है वो क्लोज सरफेस के बाहर है, इसलिए फ्लक्स 0 होगा। और ऐसे ही अगर मैं φ4 लिखूंगा तो आप बोलोगे साहब ये भी होगा E4 वेक्टर डॉट dA वेक्टर, और ये भी कितना होगा, 0 क्यों, क्योंकि Q4 भी सरफेस के बाहर ही लाई कर रहा है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि सरफेस के बाहर लाई करने वाले चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है, ठीक है जी। अब इन सबको अगर मैं जोड़ देता हूं, अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूं, तो ऐड करने पर क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड पर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 एंड प्लस φ4 इक्वल टू, इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल, इसको लिख सकते हैं हम E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर, और ये हो जाएगा डॉट dA वेक्टर। और इक्वल्स टू, इन्हें ऐड करेंगे Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो 0 है, इनको ऐड किया तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है जी। ये φ1 φ2 φ3 तीनों चार्जेस की वजह से नेट फ्लक्स, φ1 φ2 φ3 क्या हो गया, तीनों चार्जेस की वजह से नेट फ्लक्स। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि फाई नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो गया क्लोज्ड इंटीग्रल। अब ये क्या है, ये इन तीनों की वजह से, चारों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इन चारों की वजह से। तो ई नेट वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल्स टू, अब ये Q1 Q2 क्या हो गया, Q1 Q2 इस क्लोज सरफेस के अंदर आने वाला नेट चार्ज है, सो इसको लिख दूंगा मैं Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यही क्या बन जाता है हमारा, यही बन जाता है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ ये बोलता है कि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। कैसे लिखेंगे इसका स्टेटमेंट, लिख लें इसका स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे, गॉस लॉ स्टेट्स दैट, यही गॉस लॉ है भाई, है ना। तो गॉस लॉ स्टेट्स दैट net electric flux passing through a closed surface is 1 upon epsilon naught times of enclosed charge। जो इनक्लोज्ड चार्ज है या फिर चार्ज इनसाइड द सरफेस है, उसका कितना होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है जो नेट फ्लक्स होता है पास होने वाला इस सरफेस। क्लियर है बात। अब और कुछ बातें करते हैं, और क्या बातें करते हैं, जैसे यहां पर हमने ये जो फॉर्मूला लिखा है, हमने क्या लिखा है यहां पर, हमने लिखा है फाई नेट, हमने क्या लिखा है यहां पर, हमने लिखा है फाई नेट इक्वल्स टू ई नेट। अब ये जो फाई नेट होगा, ये जो फाई नेट है, ये किसकी वजह से है, फाई नेट इज ड्यू टू चार्ज इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस के अंदर कौन कौन से चार्ज आ रहे हैं, नेट फ्लक्स सिर्फ उसकी वजह से होगा। और ये जो ई नेट है, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसकी वजह से है, कौन कौन से चार्जेस की वजह से है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द ऑल चार्जेस, जितने भी चार्जेस इनसाइड और आउटसाइड द सरफेस, इनसाइड और आउटसाइड द सरफेस, सरफेस के इनसाइड और आउटसाइड जितने भी चार्जेस आ रहे हैं, उन सब की वजह से ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। ठीक है, फाई नेट किसकी वजह से, सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की वजह से, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर वो किसकी वजह से होगा, Q1 Q2 Q3 Q4, इन सब की वजह से ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। तो ये बात याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं। जैसे एक पॉइंट हमने ये जाना कि ये जो हमने अभी नेट फ्लक्स लिखा है, फाई नेट इक्वल टू हमने लिखा क्लोज इंटीग्रल ई नेट डॉट डी ए इक्वल टू कितना, Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने क्या बताया, ये जो फाई नेट होगा ये ड्यू टू द इनक्लोज्ड चार्ज, जो सरफेस के अंदर आने वाले चार्जेस है उसकी वजह से होगा, और ई नेट जो होगा वो सारे चार्जेस की वजह से होगा, वेदर इट लाइज इनसाइड द सरफेस और आउटसाइड द सरफेस, चाहे सरफेस के अंदर हो बाहर हो, दोनों की वजह से ई नेट होगा। ठीक है जी। और इसके ऊपर बात करते हैं कि जो नेट फ्लक्स है, जो नेट फ्लक्स है वो अभी हमने देखा भी था कि जो नेट फ्लक्स पास होने वाला है क्लोज्ड सरफेस से, वो ना तो सरफेस के क्या है यार, चलिए भाई और कुछ जरूरी बातें करते हैं हम गॉस लॉ से रिलेटेड। क्या क्या, पहले तो हमने फॉर्मूला देख लिया कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ नेट फ्लक्स इज इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन। ठीक है जी। और हमने देखा ये किसके इक्वल है, क्लोज इंटीग्रल ई नेट डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, इनमें हमने ये भी देखा कि जो फाई नेट होगा वो सारे चार्जेस की वजह से होगा, चाहे तो वो सरफेस के जो नेट फ्लक्स होगा वो सिर्फ इनसाइड चार्जेस की वजह से होगा, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सभी चार्जेस की वजह से होगा, चाहे वो अंदर है चाहे वो बाहर है। क्लियर है।
जो नेट फ्लक्स होगा वो सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की वजह से, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन तीनों चार्जेस यानी कि अंदर और बाहर वाले सभी चार्जेस की वजह से होगा। चलिए और कुछ जरूरी बातें करते हैं। और क्या जरूरी बात कि भाई अगर देखो, अगर मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अगर मैं कहता हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, चलो भाई इधर ध्यान दो। और कुछ जरूरी बात करते हैं हम गॉस लॉ से रिलेटेड। जैसे अभी हमने गॉस लॉ से पहले तो फॉर्मूला लिखा फाइनाइट इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट और क्लोज इंटीग्रल ई नेट डॉट डी ए वैक्टर, ठीक है, इसके इक्वल। अब यहां पर हमने क्या क्या देखा, हमने ये देखा कि जो नेट फ्लक्स होगा वो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू इनसाइड चार्जेस, ठीक है जी। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू ऑल द चार्जेस, ड्यू टू ऑल द चार्जेस। ऑल द चार्जेस मतलब चाहे वो सरफेस के अंदर हो चाहे वो सरफेस के बाहर हो, जैसे Q1 Q2 ये दो चार्ज हो गए और ये Q3। तो जो फ्लक्स होगा वो Q1 Q2 दोनों की वजह से होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो Q1 Q2 Q3 इन तीनों की वजह से ही होगा। अच्छा जी, और आगे अगर हम बात करें कि अगर मैं बोलता हूं ड्यू टू आउटसाइड चार्जेस, ड्यू टू आउटसाइड चार्जेस, बताइए इनमें से कौन कौन सी बात सही है कौन सी गलत है। मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ड्यू टू आउटसाइड चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्या, नहीं, ये गलत बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, अगर आउटसाइड चार्ज है इनसाइड नहीं भी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है जी। अगर मैं लिखता हूं ई डॉट डी ए, अगर मैं लिखता हूं ई डॉट डी ए, क्या ये जीरो होगा, ये जीरो होगा या नहीं होगा ये श्योर नहीं है, ये हो भी सकता है मे और मे नॉट बी जीरो, ये जीरो हो भी सकता है और ये जीरो नहीं भी हो सकता है। और दूसरा अगर मैं लिख रहा हूं क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, तो ये जीरो होगा, ये बिल्कुल श्योर है, ठीक है। अब देखो डिफरेंस समझने की कोशिश करो, अब जो है डिफरेंस समझने की कोशिश करो। मैंने क्या बोला, ड्यू टू आउटसाइड चार्ज, जो बाहर वाला चार्ज है मतलब ये Q3, इस Q3 की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं। मैंने बोला क्या ई डॉट डी ए जीरो होगा, ई डॉट डी ए मतलब हो गया फ्लक्स, बट इसमें और इसमें देखो डिफरेंस क्या है, यहां पर मैंने लगाया है ये इंटीग्रेशन का साइन और वो क्लोज इंटीग्रल मतलब पूरे सरफेस के लिए। क्या मैंने यहां पर इंटीग्रल का साइन लगाया है, नहीं लगाया, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर किसी एक पर्टिकुलर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख रहा हूं, और इस किसी पर्टिकुलर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखने के लिए मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है और मुझे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखना है, तो उनके बीच में एंगल पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर एंगल ऐसा बना कि इसका वैल्यू जीरो हो जाए तो फ्लक्स जीरो हो सकता है, अदरवाइज जीरो नहीं होगा, अदरवाइज जीरो नहीं होगा। बट अगर मैं ये लगा देता हूं साइन इसके सामने क्लोज्ड इंटीग्रल का, तो अब क्या है, अब ये पूरे सरफेस के लिए काउंट कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है, अब ये पूरे सरफेस के लिए काउंट कर रहा है, और पूरे सरफेस के लिए जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये इन तीनों में से ये वाली बात सही होगी। क्लियर है बात, समझ पा रहे हैं मेरी बात। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है दोबारा बता रहा हूं, क्लोज्ड सरफेस के लिए है, क्लोज्ड सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, बट ये मैंने पूरा सरफेस नहीं लिया है, यहां पर इंटीग्रल का साइन नहीं लगा, तो ये पूरा सरफेस नहीं है, ये पर्टिकुलर एक किसी पॉइंट पर मैं फ्लक्स की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर किसी एरिया पर फ्लक्स की बात कर रहा हूं, तो वो जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एट दैट सरफेस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। क्लियर है बात। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने यहां पर Q1 लिखा है, Q2 लिखा है और Q3 लिखा है, अगर मैं Q1 को चेंज कराता हूं, अगर मैं Q1 को चेंज करता हूं तो Q1 के चेंज होने से क्या होगा, Q1 के चेंज होने से क्या होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज होगा, और साथ ही जो नेट फ्लक्स है वो भी चेंज होगा। और अगर मैं Q2 को चेंज कराता हूं, अगर मैं Q2 को चेंज कराता हूं, Q2 को चेंज कराऊंगा तो Q2 चेंज होगा तो भाई Qin जो टोटल चार्ज है वो चेंज होगा, टोटल चार्ज चेंज होगा तो टोटल फ्लक्स चेंज होगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी इसको कंसीडर करते हैं, तो ई नेट भी चेंज होगा एंड फाई नेट भी चेंज होगा।
बट वहीं अगर मैं ले लेता हूं Q3, सिर्फ मैं Q3 को चेंज करा रहा हूं, Q3 चेंजेस, तो अगर Q3 चेंज होगा तो Q इन की वैल्यू पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब Q इन नहीं चेंज होगा तो फाई नेट भी चेंज नहीं होगा। तो Q3 के चेंज होने से फाई नेट अनचेंज रहेगा, फाई नेट तो अनचेंज रहेगा, बट जो ई नेट होगा, जो ई नेट होगा वो चेंज होता रहेगा। बट जो ई नेट होगा वो क्या करेगा, वो चेंज होगा। क्लियर है बात? और आगे बात करते हैं, और क्या बात करते हैं, और हम ये बता रहे हैं कि भाई जो गॉस लॉ है, जो गॉस लॉ है वो क्या कहता है कि जो नेट फ्लक्स है वो ना तो इस सरफेस की शेप पर डिपेंड कर रहा है, ना ही वो सरफेस के साइज पर डिपेंड कर रहा है। दूसरी बात, ना तो सरफेस के शेप पर डिपेंड कर रहा है, ना ही वो सरफेस के साइज पर डिपेंड कर रहा है, और दूसरी बात, ना ही वो चार्ज की पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर ये चार्ज कहां रखा हुआ है। दोबारा मेरी बात को समझो कि अगर मैंने ये कोई सरफेस ले लिया, इसके अंदर मैंने ये चार्ज लिया है +Q, ठीक है जी। अब ये यहां पर रखा हुआ है चार्ज, मैं इसको यहां से हटाकर यहां पहुंचा देता हूं। मान लो इससे चार्ज फील्ड लाइन निकल रही है, ठीक है, मैं इसको यहां से हटाता हूं और यहां पहुंचा देता हूं, तब भी इससे कितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी, 4 ही निकलेंगे, और सरफेस से कितनी पास होंगी, 4 ही पास होंगी। या फिर मैं इसकी पोजीशन चेंज करके यहां रख दे रहा हूं, क्या फ्लक्स पर कोई फर्क पड़ रहा है? फ्लक्स तो उतने का उतना ही है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस do not depend on the shape and size of surface, and also it is independent of position of charge inside the surface, position of charge inside the surface, सरफेस के अंदर जो चार्ज की पोजीशन है उस पर भी ये डिपेंड नहीं करता। चार्ज चाहे कहीं भी घूम रहा हो, बस सरफेस के अंदर रहा चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। शेप चाहे कैसी भी हो, बट चार्ज उसके अंदर रहा चाहिए तो फ्लक्स भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जैसे कि मैंने बोला इफ ई नेट इज इक्वल टू 0, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो क्या Q इन 0 होगा? अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो क्या Q इन 0 होगा? ये बात सही है या गलत है? इफ ई नेट इज 0 देन Q इन इज इक्वल टू 0। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो चार्ज इनसाइड द सरफेस 0 होगा क्या? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो चार्ज इनसाइड द सरफेस भी 0 रहेगा। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि, ऐसे भी समझ सकते हो कि E डॉट डी ए इक्वल टू कितना होता है, Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स, ठीक है। अब अगर E का वैल्यू 0 है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर ये 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई होकर 0 होगा, तो यहाँ पर Q इन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Q इन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इफ net electric field on the Gaussian surface is 0 then the charge inside the surface will be 0। अगर Gaussian surface पर net electric field 0 है तो उस Gaussian surface या closed surface के अंदर चार्ज भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूं if Q in equals to 0 then E net is equals to 0। अगर net चार्ज इनसाइड द सरफेस 0 है तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा? तो ये स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग होगा। कैसे रॉन्ग होगा, इस चीज को आप समझ सकते हो कि भाई अभी मैंने बताया कि अगर ये क्लोज्ड सरफेस है, मान लो चार्ज यहां पर है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ना, इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, अलग अलग पॉइंट पर, अलग अलग पोजिशन पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बट अगर इसके अंदर नेट चार्ज 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो तब भी आ रहा है ना, बाहर वाले चार्ज की वजह से भी आ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप कि मान लो ये +Q चार्ज है और ये -Q चार्ज है,
तो क्यू इन कितना हो गया, क्यू इन 0 हो गया। नेट चार्ज कितना हो गया इनसाइड द सरफेस 0, इन दोनों को ऐड करोगे, बट इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा यहाँ पर कुछ ना कुछ, है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी 0 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से कुछ अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर क्यू इन यानी कि चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस 0 है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट, अगर क्यू इन 0 है, अगर क्यू इन 0 है तो फाई नेट भी 0 होगा। सही बात है, अगर चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस 0 है तो फाई नेट 0 होगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके अलावा अगर इफ फाई नेट इक्वल्स टू 0 देन ई नेट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। अगर फाई नेट 0 है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा? अगर फाई नेट 0 है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द गॉसियन सरफेस एट एवरी पॉइंट इज 0? ऐसा जरूरी है क्या? अगर फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0? ऐसा जरूरी तो नहीं है। फ्लक्स तो 0 हो सकता है, फ्लक्स कैसे 0 हो सकता है? कोई चार्ज ही ना हो अंदर, बट चार्ज बाहर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, ठीक है। या फिर अभी हमने ये वाला केस भी देखा कि अगर प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल होंगे तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा, नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा, बट क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके की बातें आपसे एमसीक्यू वगैरह पूछी जा सकती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट तो याद रखना। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरीवेयर ऑन द गॉसियन सरफेस इज 0 देन क्यू इन विल बी 0। बिल्कुल सही है। नेट इनसाइड चार्ज भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। अगर क्यू इन 0 है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द गॉसियन सरफेस एट एवरी पॉइंट इज 0। ये गलत स्टेटमेंट है। कैसे गलत है? कि अंदर अगर चार्ज 0 है, अगर चार्ज बाहर लाया कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, अंदर कोई चार्ज 0 है नहीं। ऐसे भी 0 हो सकता है, अगर अंदर चार्जेस हैं बट नेट चार्ज 0 हो गया, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि जो क्यू इन है वो अगर 0 है तो नेट फ्लक्स भी 0 होगा, तो बिल्कुल सही बात है। हमने नेट फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? हमने नेट फ्लक्स का फॉर्मूला ही पढ़ा है, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब अगर क्यू इन ही 0 हो गए तो फाई नेट तो अपने आप 0 हो ही जाएगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फिर हम कह रहे हैं कि अगर फाई नेट 0 है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा क्या? तो इसी से रिलेट कर लो इसको। अगर फाई नेट 0 है तो फाई नेट तो इन दोनों केसेस में 0 है, बट क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? ऐसा जरूरी नहीं है। बाहर वाले चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, या फिर अंदर वाले चार्ज ऐसे हो कि आपस में कैंसिल आउट कर दें तो फ्लक्स 0 हो सकता है, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, आप इसको रिवाइज करिए। कल की क्लास में हम आने वाली क्लास में गॉस लॉ के से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।